Hi guys, and a very good news. Somnia Network has collaborated with Web3 की दुनिया. Somnia Network is backed by Improbable. Improbable कौन है? जिसने BAYC जो बोर्ड है यार्ड क्लब जो NFT थी सबसे बड़ी NFT उसका जो मेटावर्स बनाया था जिसका नाम था अदर साइड, राइट? तो इम्प्रॉबेबल ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितनी भी मेटावर्स बेस्ड जो थीम्स होती हैं, गेम्स होती है, उसके पीछे इम्प्रॉबेबल होता है और इम्प्रॉबेबल के अंदर खुद A16Z जो है वो इन्वेस्टेड है। इम्प्रोबेबल का सोमनिया नेटवर्क को लाने का जो पर्पस ये है कि एक ऐसी L1 जिसके ऊपर जितनी भी मेटावर्स और ये फ्यूचर जो मेटावर्स की जो सोसाइटीज बनेंगी, फ्यूचर की जो वर्चुअल सोसाइटीज बनेंगी, वो सारी की सारी और कहीं L1s पे ना बन के सोमनिया नेटवर्क पे बनेंगी। और सोमनिया नेटवर्क पे इसलिए क्योंकि जो मेटावर्स है वो सीमलेस होना चाहिए कि एक मेटावर्स है या एक मेटावर्स बेस्ड गेम है, वहां से एक गेम से आप एसेट दूसरी गेम में यूज कर सको, मूव कर सको एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में। सो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। नया कॉन्सेप्ट है, नई चेन है, आप इसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हो, लिंक नीचे है, इंटरैक्ट करते हो, कोई सोशल मीडिया वगैरह पे फॉलो करते हो, गेम आप टेलीग्राम वगैरह जॉइन करते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हो तो, राइट? तो उसके लिंक्स नीचे है। बट अगर डिटेल में आपको सोमनिया नेटवर्क को समझना है, राइट? तो उस पे आप टाइमलाइन है नीचे, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली उस सेक्शन पे भी जा सकते हो। अदरवाइज़ हाइली रिकमेंडेड है कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने और प्रणव ने ये बात कही है कि फ्यूचर ऑफ न्यू L1s जो कि स्पेसिफिकली एक थीम को अगर केटर कर रही है, क्या उनका फ्यूचर है या नहीं है, राइट? तो उसको पूरा समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और सबसे बड़ी बात, आज का जो एपिसोड है इट्स पावर्ड बाय सोमनिया नेटवर्क। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, वो ये है कि हमने ये देखा कि पहले बिटकॉइन आया, बिटकॉइंस को बोला कि भाई इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और प्रोग्रामेबिलिटी नहीं है। इथेरियम ने 2017 में शुरुआत करी और उसके बाद वाइट वाइट पेपर लाया और उसके बाद उसने इथेरियम ने बोला कि ये एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखो, मैंने ये एक चेन तैयार कर दी, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, इथेरियम उसके बाद बातें शुरू होने लगी कि यार ब्लॉकचेन ट्राइलेमा, यार इथेरियम ठीक है, डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है, लेकिन इथेरियम तो स्केलेबल है ही नहीं। स्केलेबल ना तो इसमें स्पीड है और इसकी तो गैस इतनी है कि अगर 10-12 ट्रांजैक्शन कर ली तो लोगों के तो बैंक खाते खाली हो जाएंगे। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करनी हो $10-20 की तो लोग तो देख के भाग जाएंगे। तो इकोसिस्टम ग्रो कैसे करेगा? तो उसके बाद शुरू हुआ कि भैया बड़ी-बड़ी L1s ने आके और अलग-अलग तरीके के नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी और सबसे ज़्यादा उसमें जिसने लीड किया, उसने लीड लिया सोलाना ने। एक तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इथेरियम और सोलाना के बीच में अल्टीमेटली कोई हम यहाँ ये नहीं कहने वाले कि बेटर क्या है, बट जिस तरीके से सोलाना मीम बना रही है, वीडियोस बना रही है इथेरियम को लेके और इथेरियम को कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वी आर बेटर एंड यू हैव लॉस्ट द रेस। इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या इथेरियम और सोलाना में एक्चुअल में कौन जीतेगा या कौन जीतेगा इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रोबेबली हु विल लीड। बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने कि क्या सब कुछ एक L1 पे चला जाएगा? इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि क्या एक L1 पे सब चला जाएगा या वी आर गोइंग टू सी अ राइज ऑफ न्यू L1s, या कुछ ऐसा होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पर्टिकुलर जो चीज़ है, जैसे कि सपोज़ करो मेटावर्स के लिए एक अलग L1, गेमिंग के लिए एक अलग L1, डीफाई के लिए मतलब ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इन लोगों का जो डीफाई है उसके लिए अलग, उबर, एयरबीएनबी, ज़ोमैटो, ठीक है? तुम्हारा और जो छोटी-छोटी एप्लीकेशंस आप पकड़ लो, चाहे वो ज़ूम पकड़ लो, वीडियो कॉलिंग को लेके, ठीक है? और जितनी भी आप जो एप्लीकेशंस आज की डेट में आप यूज़ कर रहे हो, आप मैप्स यूज़ कर रहे हो, गूगल मैप, ये वाली जो कंज्यूमर बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, क्या इनकी L1 अलग होगी? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। And this video will open your eyes that how things are progressing in this space. एंड मुझे पता नहीं कि प्रणव मेरी बात से अग्री करता है नहीं करता है, क्योंकि प्रणव जस्ट वीडियो में आया और मैंने ये ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो प्रणव के लिए बिल्कुल रैंडम थॉट्स होंगे, बिल्कुल प्योर, बिना तैयारी के। अब पता नहीं मेरी बात से अग्री करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से नहीं करेगा, बट फिर भी सुनते हैं प्रणव। विल यू अग्री विद व्हाट आई जस्ट सेड? वाज दिस अ बुलशिट दैट आई सेड? नो नो नो, ऑफ कोर्स मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमलिज्म सबसे बुरी चीज है जो कि इथीरियम में बहुत लोग करते हैं। मेरे हाँ, ख्याल में हर ब्लॉकचेन की अपनी टेक्नोलॉजी है। किसी ने कोई चीज पहले से शुरू करी है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइक उसका ही
पूरी तरह से वो दायित्व हो गया या फिर उसी के ऊपर है। देयर आर अदर पीपल हु कैन आल्सो कंट्रोल द वर्ल्ड। कोडैक ने शायद कैमरा की अपनी इंडस्ट्री चालू करी थी, बट इवेंचुअली दे लेड आउट देयर वेपन्स और अब नए-नए डिजिटल कैमरास दुनिया में आते हैं। सिमिलरली ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री जैसे बिटकॉइन ने चालू की थी, प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री जैसे इथेरियम ने चालू करी थी, तो उसको भी अपने हिसाब से इवॉल्व होना ज़रूरी है, वरना इट माइट नॉट बी एबल टू सर्व इट्स पर्पस। यानी बेसिकली जो लोग चाहते हैं, वो अगर एक ब्लॉकचेन नहीं दे पाती है उसको, तो देयर इज़ अ चांस दैट इट माइट नॉट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम, राइट? आप अभी देखो इथेरियम का मेन यूज़ किसके लिए होता है? इथेरियम का मेन यूज़ होता है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए। एंड दैट लुक्स इसलिए उसका टीवीएल इतना ज़्यादा हाई है, इथेरियम ब्लॉकचेन का। सिक्योरिटी इतनी हाई है और लोग शायद 10 से 20 से 40 या गैस फीस भी देने को तैयार होते हैं उनको, अगर 10,000, 15,000, $20,000 का ट्रांजैक्शन करना होता है तो। तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन। ये सबसे पहले आई थी, इसीलिए ईवीएम जो मशीन होती है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, वो बहुत प्रेडोमिनेंट है और इसीलिए ईवीएम की जो इकोसिस्टम है, जो सॉलिडिटी है, लैंग्वेज है, जो ईवीएम को समझने वाले लोग हैं, उसको ऑडिट करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर टूल्स बनाने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे हैं, राइट? सो ईवीएम इकोसिस्टम से लड़ना थोड़ा-सा मुश्किल है। इथेरियम से लड़ना कितना मुश्किल है उसको हम आगे जाके समझेंगे, पर इथेरियम की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वायबिलिटी है, ठीक है? और ईवीएम जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा है, उसकी टूलिंग अपनी खुद की है। आप अगर अपनी ईवीएम से हटके कोई चेन बनाते हो जिसमें नॉन ईवीएम है, जैसे एसवीएम है, सोलाना वर्चुअल मशीन है, या फिर जो एप्टोस या सुई ने अपनी खुद की बनाई थी, मूव वर्चुअल मशीन है, उसको बनाते हो तो उसके साथ आपको अपनी खुद की टूलिंग बनानी पड़ेगी, अपना खुद का मेटामास्क बनाना पड़ेगा, अपना खुद का वॉलेट इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, अपना खुद का ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर बनाना पड़ेगा, अपना खुद का आरपीसी इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा काम है और दूसरी बात बहुत सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व्ड होंगी इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने में, चेनलिंक, द ग्राफ, ये सब काम करने में मुश्किल आती है। इसीलिए राइट। ईवीएम का अपना एक साम्राज्य है। पर इस साम्राज्य की सबसे बड़ी इश्यू ये है कि ईवीएम जो होता है ना, वो उसके अपने खुद के कुछ नुआंसेस हैं जो उसको पीछे ले जाता है। इथेरियम के अपने खुद के कुछ लेयर 1 के नुआंसेस जो उसको पीछे ले जाता है, जो सोलाना ने सॉल्व करके हमको दिखाया। जैसे जो हुँ, सोलाना के अंदर पैरेलल एग्ज़ीक्यूशन है, जिसके कारण ट्रांज़ैक्शंस बहुत फ़ास्ट होते हैं और सेकेंडली ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, इट टेक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस फीस टू डू इट। अगर कहीं पे गैस फीस बढ़ती है, तो वो लोकलाइज़्ड बढ़ती है। अगर इथेरियम में अगर गैस फीस बढ़ती है, तो पूरे नेटवर्क पे बढ़ती है। अगर सोलाना में गैस फीस बढ़ती है, तो वो लोकलाइज़्ड एक पर्टिकुलर जगह पे बढ़ती है, दूसरी पर्टिकुलर जगह पे बढ़ती है। अगर मैंने एनएफटी एयरड्रॉप किया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गैस फीस बढ़ सकती है, पर बाकी सब अगर मैं हीलियम पे इंटरैक्ट कर रहा हूँ उसी समय पे, तो उसके अंदर गैस फीस नहीं बढ़ती है ना? तो सोलाना और इस तरह की लेयर वन्स के अंदर क्या हुआ कि बिकॉज़ दे हैव लोकलाइज्ड गैस फीस इकोसिस्टम प्लस दे रन पैरेलल एग्जीक्यूशन, चीजें थोड़ी-सी ज़्यादा अच्छी हो गई। अब ये मैंने 2 बहुत आपको ट्रेंडी शब्दों का इस्तेमाल किया है। पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या होता है? लोकलाइज्ड गैस फीस क्या होता है उसको थोड़ा-सा मैंने आपको बताया। इसको और डेप्थ में समझेंगे। पर अभी बस ये समझ लो कि ये दोनों चीजें अपनाने के कारण उसको ईवीएम से हटना पड़ा, है ना? सोलाना को, और इसीलिए इट हैड इट्स ओन टेस्ट ऑफ टाइम। उसको अपने खुद की टूलिंग बनानी पड़ी, अपना खुद का डेवलपर इकोसिस्टम बनाना पड़ा, अपनी खुद की कम्युनिटी बनानी पड़ी जिसके अंदर लोगों को रस समझ आता हो, एंड दैट इज हाउ इट मेड इट्स वे थ्रू। सो ईवीएम, इथेरियम का क्या सबसे अच्छा चीज है? ईवीएम है वो। और दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो उसका अपना खुद का कम्युनिटी इकोसिस्टम है, और तीसरा डीफाई और इस तरह की एप्लीकेशन उसके ऊपर बन सकती हैं, भले ही स्लो हो, भले ही गैस फीस ज्यादा लग रही हो, इट्स ओके। सोलाना का सबसे बड़ी चीज क्या है? पैरेलल एग्जीक्यूशन है। इसीलिए सबसे मेन और अच्छी चीज ये है कि उसकी जो ट्रांजैक्शंस है वो फास्ट होती हैं। पर बुरी चीज क्या है? बिकॉज ऑफ पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेललाइज करने के कारण द इशू दैट केम थ्रू वाज कि भैया जो ईवीएम है, इथेरियम वर्चुअल मशीन है, इसके इकोसिस्टम से हटके खुद की वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी, एंड दैट लेड टू इट्स ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसको देख के कुछ डेवलपर्स पिछले बुल मार्केट के अंदर या पिछले पिछले कुछ समय में देख रहे थे कि जो सोलाना है ना, वो रस्ट के ऊपर लिखी गई है,
और रेस्ट के अंदर डेवलपर्स नहीं आएँगे। अब हम सॉलिडिटी पे जा नहीं सकते क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन उसमें हो नहीं सकता है। और रस्ट जैसी टफ लैंग्वेज डेवलपर्स को समझ नहीं आती है, तो हम जावास्क्रिप्ट तरह की जो लैंग्वेज है, मूव, जो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस की, उसके साथ पैरेलल एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और उसी समय पे एप्टॉस और सुई नामक ब्लॉकचेन्स का जन्म हुआ। ठीक है? सबको फास्ट ट्रांजैक्शन चाहिए, सबको डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, सबको इथेरियम का इकोसिस्टम चाहिए, ईवीएम का इकोसिस्टम चाहिए। तीनों चीजें एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। सबने एक ना एक ट्रेड ऑफ कर रखा है। इथेरियम ने ट्रांजैक्शन का ट्रेड ऑफ कर रखा है, ट्रांजैक्शन फास्ट होने का। सोलाना ने ईवीएम को दांव पे लगा रखा है, और एप्टोस और सुई के अंदर ईवीएम भी दांव पे है, और दूसरी बात उनका खुद का भी जो इकोसिस्टम है वो अच्छे से बना हुआ नहीं है। तो दैट वाज व्हाट हैपेंड विद एप्टोस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद सुई। उसके बाद क्या हुआ कि अब नया 2021-22 का समय है, और इस समय दो तरह की बातें चल रही हैं वेब 3 इकोसिस्टम के अंदर। दो तरह की लेयर वंस लॉन्च हो रही हैं। एक जो क्लेम करती है कि हम इन सब चीजों को सॉल्व कर देंगे, जैसे कि मोनाड और मेगाइट। मोनाड क्या बोलता है कि मैं सोलाना का फास्ट ट्रांजैक्शंस और पैरेलल एग्जीक्यूशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको ला रहा हूं, और इथेरियम का जो ईवीएम इकोसिस्टम है उसको ला रहा हूं, और दोनों को कंबाइन करके एक नई लेयर वन ब्लॉकचेन बना रहा हूं जिसका नाम मोनाड है। ठीक है? उसके अंदर ट्रांजैक्शन पर सेकंड 100 के टाइप्स होगा। ठीक है? अभी हुआ नहीं है, मेननेट आया नहीं है, पर वो सोलाना और इथेरियम दोनों की अच्छी चीजें लाके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वन थिंग। दूसरे लोग ये हैं जो ये विश्वास कर चुके हैं कि जनरलाइज्ड लेयर वन ब्लॉकचेन जो है वो हमारे पर्टिकुलर यूज केस के लिए अच्छी नहीं है। हमको पब्लिक ब्लॉकचेन चाहिए, पर जनरलाइज्ड जो ब्लॉकचेन है वो शायद सही नहीं है, और इसलिए हमको खुद की लेयर वन ब्लॉकचेन बनानी पड़ेगी अपने पर्टिकुलर यूज केस के लिए। और उसके अंदर उस स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर सोमनिया टाइप की ब्लॉकचेन्स है। सोमनिया ब्लॉकचेन क्या बोलता है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता डीफाई से, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एनएफटी से, मेरे को फर्क पड़ता है कि मेटावर्स यूज केस क्या होता है ब्लॉकचेन का, उसको मैं कैसे चला सकता हूँ। उसके लिए मेरे को अपनी ब्लॉक स्पेस बड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए ट्रांजैक्शंस हेवी करने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शंस फास्ट करने पड़ेंगे। ये सब चीजें, ये सब जो फीचर्स है मैं अपनी खुद की ब्लॉकचेन बना के उसके अंदर डालूंगा, एंड आई विल मेक पीपल इंटरैक्ट विद इट। सो ये स्टेट ऑफ न्यू लेयर वंस है जो इस पर्टिकुलर बुल मार्केट में 2023-24 के बुल मार्केट के अंदर बन रहा है, आ रहा है। अब इसको हम जो ये नई फिलॉसफी है, जो नए तरह के जवान मुंडे हैं मोनाड के और सोमनिया के, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा जो डेवलप हो रही है वो सोलाना पे। सो प्रॉब्ली जो डेवलपर इकोसिस्टम है, जो नया एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं, जो स्टार्टअप्स है जिसे कह लो, जो इंटरनेट के ऊपर आप स्टार्टअप्स आज देख रहे हो, वो सारे के सारे वेब 3 के जो स्टार्टअप्स हैं, प्रॉब्ली दे आर गोइंग टुवर्ड्स सोलाना, राइट? और अब बात करते हैं कि जो नई नई L1 है, जिसकी आज हम बात करेंगे डेप्थ में, सोमनिया नेटवर्क की। तो जैसे कि सोमनिया नेटवर्क है, या और भी जो चेन्स हैं, वो आएंगी स्पेसिफिकली फॉर मे बी गेमिंग, बिकॉज गेमिंग की एक L1 आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी डेवलप हो रही हैं। फिर आपकी मेटावर्सेस की, तो क्योंकि जो L1 हैं, अगर उसके ऊपर गेमिंग भी आ गई, मेटावर्स भी आ गया, डीफाई भी आ गया, और सारी चीज़ें अगर आ गई, तो क्या वो जो ब्लॉकचेन है, वो उसकी जो, जिसे हम कहते हैं ना कि स्केलेबिलिटी, क्या वो स्केलेबल हो पाएगी? जैसे बेस के ऊपर भी हमने देखा, हमने सोलाना के ऊपर भी देखा, मीम कॉइन्स का हमने जब रश देखा, तो इन चेन्स को स्ट्रगल करते हुए देखा। यार, और अभी तो कितने से लोग हैं अभी इंडस्ट्री के अंदर, अभी सिर्फ थोड़े से मीम कॉइन्स की वजह से, मीम कॉइन्स की मिंटिंग की वजह से, अगर हमने उसको चेंज को स्ट्रगल करते देखा, चाहे वो बेस हो, सोलाना हो, तो अभी तो अगर ये इनके ऊपर अगर गेमिंग आने लगी, इनके ऊपर मेटावर्सेस आने लगे, इनके ऊपर और चीज़ अगर आने लगी, तो क्या होगा? एम आई थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन प्रणव? ये एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, डेवलपर इकोसिस्टम है, वो अभी भी इथेरियम पे ही है। मैं फिर भी ये बोलूंगा कि सोलाना पे कुछ अच्छे डैप्स आ रहे हैं। पहले तो बहुत ही सब कुछ ही ईवीएम सेंट्रिक होता था, इथेरियम सेंट्रिक होता था। अगर कोई अपनी खुद की लेयर वन भी लॉन्च करता था तो वो इथेरियम के साथ ही करता था।
पर एक बहुत बड़ा झटका लगा इथेरियम को जब सोलाना ने अपना इकोसिस्टम भी बनाया, अपनी खुद की लैंग्वेज भी बनाई, अपनी खुद की टूलिंग भी बनाई और उसको अच्छे से चला पाए। बट स्टिल द मेन इकोसिस्टम जो है अभी भी जब मैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, तो वो इथेरियम या ईवीएम सेंट्रिक ही है। तो एक वो स्पेसिफिक चीज़ है। बट जो वेटरन्स हैं, अब दिक्कत क्या है ना कि अपने वेब3 इकोसिस्टम की पास्ट हिस्ट्री जो है, वो 2017 से चालू होती है। ब्लॉकचेन की 2009 से होती है और वेब3 इथेरियम की 2017-18 से होती है। तो जो फिर भी जो वेटरन्स हैं इस इकोसिस्टम में, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया डीवाईडीएक्स का। तो ये जो है उन्होंने ईवीएम के अंदर जो इश्यूज हैं उसको पकड़े, समझा और फिर बोला कि ये ईवीएम से सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ऐसा उनका पर्टिकुलर मानना है। अब ये सच है कि नहीं है उसके लिए उनकी राय लेनी जरूरी है। पर उनको ऐसा लगा कि ये ईवीएम से सॉल्व हो ही नहीं सकता है। जो ये ट्रांजैक्शन फाइनलिटी वाले इश्यूज हैं, जो ये ट्रांजैक्शन पर सेकंड वाले इश्यूज हैं, वो इथेरियम वर्चुअल मशीन टेक्निकली शायद सॉल्व नहीं कर पाए और इसलिए उनको अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनानी पड़ी, राइट? सो फॉर नाउ बोथ द स्कूल ऑफ थॉट हमको दोनों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो फ्यूचर में लाइक अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाए, बड़े-बड़े कंग्लोमरेट्स बनाए, तो शायद वो अपने यूज केस के हिसाब से खुद से बनाए। इथेरियम से कनेक्ट करेंगे वो इवेंचुअली उसकी टूलिंग से, उसकी चेन से कनेक्ट करेंगे वो। पर ऐसा हो सकता है कि अपने यूज केस स्पेसिफिक के हिसाब से वो खुद की ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं। दैट इज वन ऑप्शन। या फिर अगर कोई वो ऐसी चीज बना रहे हैं जो इथेरियम के साथ कंपैटिबल है, जैसे ब्लैक रॉक ने बनाई, तो इथेरियम के ऊपर भी बना सकते हैं। बोथ आर ऑप्शंस आर करेक्ट और मेरे ख्याल से काशिफ यू आर आल्सो थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन दैट दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ इकोसिस्टम राइट नाउ। और इसीलिए कुछ और बड़े-बड़े मेटावर्स टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो खुद की लेयर 1 ब्लॉकचेन ला रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली तो मैं वही आज एक थोड़ा सा आज हम अपने क्योंकि सोमनिया नेटवर्क इज आर न्यू पार्टनर एंड वी हैव कोलैबोरेटेड विद सोमनिया नेटवर्क एंड दे विल बी पावरिंग वेब3 की दुनिया और क्योंकि सोमनिया नेटवर्क आज हम जब L1s की बात कर रहे हैं तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस L1 एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव एंड प्रणव मैं चाहूंगा कि इसके बारे में देन आई विल लाइक टू हैव योर ओपिनियन कि क्या ऐसी L1 जो मेटावर्सिस को एक जगह पे अलाइन कर रही है, राइट? क्या ये पॉसिबिलिटी है, राइट? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि सोमनिया नेटवर्क है क्या, राइट? अगर हम सोमनिया नेटवर्क को देखें, इसका जो मिशन है, जो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव इज कि इनका ये कहना है कि जो अलग-अलग मेटावर्सेस है, राइट? जो आप देखते हो एक L1 पे बनते हैं, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ एक मेटावर्स बनेगा। जैसे कि आज मैं एक पर्टिकुलर कोई मेटावर्स है और एक एक ही चेन के ऊपर 2, 3, 4, 8, 10 मेटावर्सेस है, राइट? मेटावर्स से व्हेन आई से मेटावर्स तो मेटावर्स में आपकी चाहे वो गेमिंग मेटावर्स है, चाहे वो आपका इवेंट बेस्ड मेटावर्स है, चाहे आपके डिफरेंट थीम बेस्ड मेटावर्सेस हैं। वो जब अलग-अलग मेटावर्सेस बनते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उन मेटावर्सेस में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होती। इंटर व्हाट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये कि सपोज़ कोई एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में मूव करना चाहे। सपोज़ एक गेमिंग मेटावर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टनाइट है और कोई एक रोब्लॉक्स अगर एक गेम है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो अगर रोब्लॉक्स के अंदर से अगर कोई एसेट जैसे कोई आप समझ लीजिए कोई गेम के अंदर कोई स्किन है या कोई कार है, एक कोई आपने चीज़ है, कोई एसेट आप एक गेम से दूसरे गेम के अंदर यूज़ करना चाहो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। चाहे वो अभी वेब 2 के अंदर भी पॉसिबल नहीं है और वेब 3 में भी पॉसिबल नहीं है। सो सोमनिया नेटवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक ऐसी L1 बनाना कि जो करंट जो L1s हैं, वो इतनी स्केलेबल नहीं है कि जो फ्यूचर की जो गेम्स हैं, जो मेटावर्स की जो गेम्स हैं उनको वो मैनेज कर पाए नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी और दूसरी चीज़ ये है कि कल को मेटावर्स अगर फ्यूचर है, वर्चुअल सोसाइटीज़ अगर फ्यूचर है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वर्चुअल सोसाइटीज़ जो है वो जिस तरीके से जो मेटावर्सेस ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वर्चुअल सोसाइटीज़ इज़ द फ्यूचर। तो इसके लिए जो सोमनिया है, वो एक L1 जो है वो डेडिकेट कर रही है इन मेटावर्सेस के लिए कि सारी मेटावर्सेस जो है वो एक ही चेन पे बने और वो इंटरऑपरेबल हो। इंटरऑपरेबिलिटी के साथ-साथ वहाँ पे जो एनएफटीज़ हैं आपके पास एक्जिस्टिंग उनको आप यूज़ कर सको।
जो आपकी वेब 2 के अंदर एनएफटीज़ है, सपोज़ कोई आपके पास एसेट है किसी गेम में, उसको आप यहाँ पे अपग्रेड कर सको 3D में, राइट? और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता भी ना लगे कि आप कोई वेब 3 के मेटावर्स को यूज़ कर रहे हो। जैसे आप वेब 2 के मेटावर्स को सीमलेस तरीके से यूज़ करते हो, तो आप वो वेब 3 के ऊपर भी यूज़ कर सको। अब इम्पोर्टेंट ये है कि यार सोमनिया कौन है? मतलब सोमनिया के पीछे जो सबसे बड़ी बात है, वो है इम्प्रोबेबल, राइट? अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो सोमनिया के पीछे वर्चुअल सोसाइटी फाउंडेशन है, जो कि इनिशिएटेड बाय इम्प्रोबेबल, और इम्प्रोबेबल क्या है? इसको समझना ज़रूरी है। आप ये समझ लो कि दुनिया में जितने भी बड़ी-बड़ी मेटावर्स से रिलेटेड जो गेम्स हैं, या मेटावर्स से रिलेटेड जो जितनी भी जो बेस्ट चीज़ें हैं, वो सारी इम्प्रोबेबल है। अगर मैं आपको बेस्ट बोल रहा हूँ, तो आपको मैं जब ये बोलूँगा तो आपको एकदम रिकॉल हो जाएगा अदर साइड मेटावर्स। अब ये अदर साइड मेटावर्स क्या है? अगर आपने देखा होगा बीएवाईसी, यू नो, तो बीएवाईसी का जो का यूज़ केस क्या था? उसके बहुत सारे यूज़ केसेस थे। बीएवाईसी के अराउंड जो ये अदर साइड मेटावर्स बनाया गया था, और आपको याद होगा जब ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर ये हमने देखा था कि बीएवाईसी के जो जिनके पास है, वो उसको एक्चुअल में अदर साइड मेटावर्स में यूज़ कर पाएँगे। आप ये देख सकते हो, ठीक है? तो ये अदर साइड मेटावर्स जो है, ये भी इम्प्रोबेबल ने बनाया था, और इम्प्रोबेबल के और सोमनिया के अंदर जो इन्वेस्टेड है, वो एम स्क्वायर्ड है, राइट? और एम स्क्वायर्ड जो है, वो दुनिया के जितने भी सबसे बड़ी जो मेटावर्सेस है, वो यही बनाई। इनफैक्ट इन्होंने कोविड के अंदर जो आपका बेसबॉल लीग है, यूएस के अंदर सबसे पॉपुलर है। अगर आप ये देखो तो जो जो बेसबॉल लीग है, और ये बेसबॉल लीग भी इन्होंने बनाई थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी कोविड के टाइम में। आप ये देख सकते हैं कि ये मेटावर्स की, तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि पीछे जो है वो बहुत अमेजिंग जो है वो ग्रुप्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोमनिया नेटवर्क का आप ट्विटर पे यहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हो। सोमनिया का भी, क्योंकि हाल ही में दे हैव जस्ट लॉन्च्ड देमसेल्फ इन द मंथ ऑफ फरवरी, बट अगर फुल फ्लेजेड अगर तरीके से जो इन्होंने अपनी लॉन्च किया है, वो इन्होंने 3rd या 4th अप्रैल को ही लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि इम्प्रोबेबल जिसने अदर साइड मेटावर्स डेवलप किया है, बीएवाईसी का मेटावर्स डेवलप किया है, वो दे हैव पार्टनर्ड विद अस, व्हिच इज़ ऑब्वियसली एन ऑनर फॉर अस। और इनका आप अभी जो मैंने आपको एक अपॉर्च्युनिटी बताई थी कि एक जो सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप ज़ीली.आईओ, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक डाल दिया है। तो अगर आप कुछ जाके यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हो, जैसे कि आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप कनेक्ट टू ज़ीली कर सकते हो, और यहाँ पे आप जाके लॉगिन, और यहाँ पे आप अपने मेटामास्क से आप जाके इसमें कनेक्ट कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे आपको जाके करना क्या है, आपकी इनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कर सकते हो फॉलो ऑन ट्विटर, अलग-अलग एक्टिविटीज़ हैं, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू वन्स यू डू इट, यू गेट टू अर्न दीज़ पॉइंट्स, जो कि आप 10-10 पॉइंट यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एंड हमने ये देखा है कि आजकल पॉइंट्स को अर्न करने का मतलब ये है कि देयर कुड बी अ फ्यूचर एयर ड्रॉप, राइट? कमिटेड और कमिटमेंट कोई नहीं करता, बट ऑब्वियसली आजकल देखा ये गया है कि जब व्हेन यू डू ऑल दीज़ एक्टिविटीज़, व्हेन यू अर्न पॉइंट्स, यू कैन यू गेट एलिजिबल फॉर अ फ्यूचर एयर ड्रॉप। तो आप ज़ीली.आईओ, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करके जा सकते हो, और आप यहाँ पे सोमनिया का ये एक और गैलेक्सी पे आप जाके ये आप कर सकते हो, जहाँ पे इनके अलग-अलग पॉइंट्स हैं, या 95 पॉइंट इफ यू डू दिस एक्टिविटी। यहाँ पे पूल है 5000 यूएसडीटी का, जहाँ पे यू गेट टू अर्न 50 पॉइंट्स, तो ये भी आप कर सकते हो। ये तो जितनी जल्दी आप करोगे, तो आपको एक ओजी स्टेटस भी मिल सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 हुए। तो जितनी जल्दी आप इन एक्टिविटीज़ को अगर अगर आप करोगे, तो उतना आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, आपको ओजी बैज मिल सकता है। एंड मैंने आपको बताया कि सोमनिया के पीछे सबसे बड़ी बात, ये 2 जो नाम है, एम स्क्वायर्ड और इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल जिसने बीएवाईसी का अदर साइड मेटावर्स बनाया है, उनका सोमनिया नेटवर्क है, एंड सोमनिया इज़ एन L1 दैट इज़ ब्रिंगिंग द मेटावर्सेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी, कि भैया मेटावर्स अगर किसी को बनाना है, और फ्यूचर ऑफ वर्चुअल सोसाइटी, तो मतलब जो फ्यूचर ऑफ वर्चुअल सोसाइटी है, वो सिर्फ सोमनिया पे बनेगी। And this is what they're trying to build, and we're very proud and happy that Somnia Network has partnered with us. So Pranav, my question to you is कि do you think कि ऐसे जो L1s हैं, जैसे सोमनिया जो was trying to achieve, इसका फ्यूचर है? मुझे ऐसा लगता है कि
कुछ और बेसिकली कुछ लेयर 1s हैं जो इस तरह की कोशिश कर रही हैं और कुछ लेयर 2s भी हैं जो इथेरियम अलाइंड भी होना चाहती हैं, वीसीस को गुस्सा नहीं करना चाहती है, इथेरियम और लाइक विटालिक बाबा को गुस्सा नहीं करना चाहती है। वो उसी तरह की चीज़ लेयर 2 पे भी बना रहे हैं। एक ब्लॉकचेन का नाम आपने सुना होगा फ्यूल, वो ऑर्डर बुक के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हम हुँ, हर ब्लॉकचेन हर डैप जो ऑर्डर बुक या फिर डीफाई स्पेसिफिक है, उसको उतनी तेजी चाहिए, ऑर्डर बुक डिसेंट्रलाइजेशन वगैरह चाहिए, तो वो फ्यूल के ऊपर डिप्लॉय कर सकता है। आपने सोमनिया का बताई कि अगर आपको मेटावर्स स्पेसिफिक चाहिए तो आप हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। ऐसी तरह की लाइक इन द पास्ट फ्रेम्स नाम की एक ब्लॉकचेन आई थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है, फ्लेयर फ्लेम्स ऐसा कुछ नाम था उसका। वो बोल रहे थे कि हम एनएफटी स्पेसिफिक ब्लॉकचेन है और हमारी जो फीचर्स हैं वो ऐसे बनाए हमने कि वो एनएफटी स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में व्हाटएवर विल हैपन इज अ टेस्ट ऑफ टाइम प्र फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रणव मेरा यहाँ पे ये टेक मेरा मुझे एक थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना कि ऑब्वियसली जब कोई L1 बनाने की कोशिश करता होगा, तो L1 बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेन चीज़ है सिक्योरिटी। स्केलेबिलिटी जब वो देते होंगे, तो किसी चीज़ पे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि ऑब्वियसली वो डिसेंट्रलाइज़ेशन पे ही वो करते होंगे क्योंकि खुद की अगर सपोज़ अगर नोड्स बहुत ज़्यादा अगर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और डिसेंट्रलाइज़ नहीं है, तो वो ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी को वो उस तरीके से अचीव कर ले जाते हैं। डू यू थिंक कि लोगों के लिए इट विल रियली डज़न्ट मैटर, वो आज भी तो जब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, उनके लिए यही मैटर करेगा कि एक्सपीरियंस अच्छा हो एंड स्केलेबिलिटी एंड डिसेंट्रलाइज़ेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। व्हाट इज़ योर टेक? क्या कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होगी कि बिल्कुल ही जैसे कोई ऐसी ब्लॉकचेन होगी जिसने सारी चीज़ें सॉल्व कर दी होंगी ब्लॉकचेन ट्रायलेमा, या आपको लगता है कि मिडल पाथ अचीव होगा? मेरा ये मानना है कि जिनको सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं चाहिए था, सॉल्व कर दिया है कि नहीं वो अलग बात है, पर हुँ, सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं चाहिए था, उनने लेयर 1 ब्लॉकचेन नहीं बनाई, लेयर 2 ब्लॉकचेन बना ली। पर कुल मिला के अभी वो लेयर 2 ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज्ड ही है क्योंकि सब टाइप 0 ब्लॉकचेन्स हैं, हुँ, ऑप्टिमिज्म से लेके सब कुछ, आर्बिट्रम को छोड़ के। सो जिनको सिक्योरिटी के ऊपर जब वो लॉन्च कर रहे थे तब क्वेश्चन नहीं चाहिए था, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं चाहिए था, हमने एक लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाई। पर सबको पता है कि अभी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स भी सेंट्रलाइज्ड हैं, सो इसीलिए नई लेयर 1 ब्लॉकचेन्स भी आ रही हैं जो उतनी ही सेंट्रलाइज्ड है, उससे थोड़ी सी और सेंट्रलाइज्ड है लेयर 2 से। बट देयर इज अ होप ओवर देयर कि वहां पे वो अपने हिसाब से डिसेंट्रलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। जैसे कि जो कुछ ब्लॉकचेन्स ऐसी भी होंगी जिनको उतना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। सो देयर व्हाट पॉसिबिलिटी आई कैन सी इज कि ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर उतना डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो, इसलिए ट्रांजैक्शन ईजी हो, फास्ट हो, टीपीएस अच्छा हो, एंड द डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट दैट मच। और दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि लेयर 2 ब्लॉकचेन्स ऐसी बने जो इथेरियम से सिक्योरिटी लें और ट्रांजैक्शन वगैरह अपने लेवल पे सॉल्व करें। तो ये 2 तरह की चीज़ें बन सकती हैं, बट मैं फिर भी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स को सिरे से नहीं नकारूँगा कि हो ही नहीं सकता ऐसा, कर ही नहीं सकते, सेंट्रलाइज़ेशन पे का काम कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक लेयर 2 भी उतनी ही सेंट्रलाइज़्ड है जितनी लेयर 1 ब्लॉकचेन्स नई आ रही हैं, वो सेंट्रलाइज़्ड है। राइट। और इथेरियम और सोलाना के जो मीम्स हैं, उसपे तुम परेशान तो नहीं हो इथेरियम से? मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ मेरे को ऐसा लगता है कि इथेरियम मैक्सीज़ ने जिस तरह से सोलाना को ट्रीट किया था, जब एफटीएक्स डाउन हुआ था, हुँ, तो लाइक ऑफ कोर्स ये सोलाना जो एग्ज़िस्ट कर रहा है, एप्टोस का भी इकोसिस्टम बन रहा है, नई लेयर 1 ब्लॉकचेन्स भी आ रही हैं, कॉस्मोस भी, हुँ, डीवाईडीएक्स जैसा बड़ा ऐप अगर कॉस्मोस के ऊपर जा रहा है, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ जो मुझे लगता है कि सारे देयर इज द ब्लॉकचेन वर्ल्ड इज जस्ट स्टार्टिंग टू गो मेन स्ट्रीम। सोनी ने भी अपना खुद का भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की कोशिश करी है एक पर्टिकुलर ईवीएम ब्लॉकचेन के ऊपर, सोनी? सोनी ने। सो सोनी द सोनी मेन सोनी दी जापान, कंज्यूमर कंपनी? हाँ, स्टेबल कॉइन उसके ऊपर ओह! अपन कवर करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हुँ, हूँ कि द मेन स्ट्रीम अडॉप्शन इज जस्ट स्टार्टिंग, एंड वी विल हैव टू सी कि कौन सी चीज किसके लिए परफेक्ट है। बट
अभी this is the state of layer 1 blockchain, and there are people who are trying to make that happen. Yeah, you are right. Sony is into its stable coin, yen backed. What are क्या क्या टाइम में रह रहे हैं यार हम लोग, मतलब कॉर्पोरेशंस कॉइन लॉन्च कर रहे हैं। अगर हर कॉर्पोरेशन ऐसे अपना कॉइन लॉन्च कर देगा तो क्या होने वाला है? मतलब इनसेन। सो गाइस, द होल पॉइंट इज कि आप जो एंड है वो ये है कि हर चीज अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। यू जस्ट कैनॉट से कि दिस चेन हैज वॉन द गेम, यू जस्ट कैनॉट से दैट। एंड ये भी नहीं है आप कह सकते कि जो सबसे डिसेंट्रलाइज और सिक्योर चेन है इथेरियम, को माना जाता है स्केलेबल नहीं है, उसको लेयर्स 1 लेयर 2 लेयर 5 लेयर 60 लेयर 70 लेयर 80 कर करके फिर ये इन सारे लेयर्स के बीच में ब्रिजिंग कैसे होगी, एक चैलेंज है कि आप इन एक लेयर से दूसरे लेयर में तीसरे लेयर पे, तो क्या मतलब गेमिंग के लिए अलग लेयर, एनएफटीज के लिए अलग लेयर, उसके लिए अलग लेयर, डीफाई, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली इतने लेयर्स के बीच में ब्रिजिंग, आई डोंट नो, मतलब मैं एक लेमैन की तरह सोच रहा हूँ। टेक्निकली हो सकता है लोग मुझे गलत प्रूफ कर दें, बट एक मैंने देखा है जब ब्रिजिंग के अंदर वो एक पेन है आज। या तो ब्रिजिंग सीमलेस हो जाए, पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी लेयर यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट एक 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 तरफ सुलाना है। सो अभी बहुत सारी चीजें अपनी इनिशियल स्टेज में, एंड देन यू हैव ऑल दीज एल वंस, जो कि मैं विदाउट एनी डाउट कह रहा हूं कि कोई चेन पर्टिकुलरली किसी चीज को केटर करेगी तो ऑब्वियसली उसका फोकस एरिया सिर्फ वो रहेगा। तो अगर कोई मेटावर्स की गेम इथेरियम पे क्यों खेलने जाएगा, एक धीरे वाले, एक स्लो एक्सपीरियंस को, वो चाहेगा कि मैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक पर्टिकुलर L1 की जो चेन है उस पे जाके मैं मेटावर्स की गेम डिप्लॉय करूं, राइट? सो आई डोंट नो, थिंग्स आर स्टिल इन अ वेरी दिस थिंग। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि जो नई चीजें आ रही हैं उसके अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ पॉइंट्स गेन करने की, उसको ट्राई करने की, इंटरेक्ट करने की, यूज करने की, एंड ऑब्वियसली उसमें इंसेंटिव मिल रहा है, तो why not to just go and use it, right? And the best part is that Somnia is backed by Probable, जिसको आप की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उसको जाके वहां पे इंटरेक्ट कर सकते हो इनके इन्वायरमेंट में अभी, और देन यू कैन अर्न फ्यू पॉइंट्स। व्हाट बेटर वे टू डू दैट? चलो, विद दिस थॉट, thank you very much guys. Do hit the like button and do give your comments, and looking forward to meet you in the next video. Thank you.